दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्दी निदान। आज का टॉपिक ब्लड प्रेशर के अगले भाग की तरफ है कि ब्लड प्रेशर कब हम नॉर्मल कहेंगे, कब एबनॉर्मल कहेंगे। और इस वीडियो में हम आगे और भी डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कारण क्या है और इसका हम डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले एक बात मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि किसी भी तरह का आप ऑनलाइन कंसल्टेशन आप मुझसे लें तो आप मेरे फोन नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं, आप मेरे मेल पे कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर दो शब्दों से बना है, ब्लड और प्रेशर, और हाइपरटेंशन भी दो शब्दों से बना है, हाइपर और टेंशन। पहले हम ब्लड प्रेशर को जानते हैं। ब्लड प्रेशर का दो शब्दों से बना है, ब्लड और प्रेशर। ब्लड और प्रेशर, प्रेशर इसमें सफिक्स है, यानी प्रेशर ऑफ ब्लड इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल के कंडीशन में होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन के समय में, सिस्टोल के समय में जब माइट्रल वॉल क्लोज कर जाता है और एओर्टिक वॉल्व खुल जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो एओर्टा, आर्टरी, आर्टेरियल चैनल एंड आर्टरियोल से फुली कम्युनिकेट हो जाता है। तो जो प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, जो प्रेशर, फिर से सुन लीजिए, जो प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है वही प्रेशर एओर्टा में होता है, आर्टरी में होता है, आर्टेरियल चैनल में होता है और आर्टरियोल्स पे होता है, क्योंकि वो फुली कम्युनिकेट हो गया है एओर्टिक वॉल्व खुलने की वजह से। तो उस समय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी जो प्रेशर देखा गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो 120 था मिलीमीटर ऑफ एचजी, जिसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। वही ब्लड प्रेशर आर्टरी पे भी मेजर किया गया, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120/80 होता है जब ब्लड फ्लो कर रहा हो वेसल से और आर्टरी में कोई रेसिस्टेंस नहीं हो। जब हार्ट एक्सपैंड करता है, यानी डायस्टोल के कंडीशन में रहता है, तो क्या होता है, लंग्स, हार्ट जो है, आपको जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एक्सपैंड किया, अचानक आपका प्रेशर ड्रॉप हुआ एक्सपेंशन की वजह से, लेकिन उस समय क्या होता है, एओर्टिक वाल्व क्लोज होने की वजह से जितना ब्लड प्रेशर जो है डायस्टोल के समय लेफ्ट वेंट्रिकल में ड्रॉप हुआ, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आर्टरी, आर्टरियोल और आर्टेरियल चैनल पे नहीं पड़ा, क्योंकि एओर्टिक वाल्व क्लोज हो गया है। जो ब्लड फिलिंग हुआ उसमें सिस्टोल के समय उसमें पड़ा रहा और बैक फ्लो नहीं हुआ, फॉरवर्ड फ्लो हुआ, आर्टरियोल के तरफ गया, तो जो प्रेशर क्रिएट हुआ उस समय वो सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है, जो 80 mm ऑफ एचजी होता है। तो ब्लड प्रेशर को हम डिफाइन करेंगे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mm ऑफ एचजी एंड एवरेज नॉर्मल या ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर है जो ब्लड फ्लो करता है उस समय आर्टरी पे एग्जर्ट होता है। और हाइपरटेंशन, हाइपर एक प्रीफिक्स है और टेंशन में शब्द में लगा हुआ है। हाइपर का मतलब होता है टू इंक्रीज एंड टेंशन का मतलब प्रेशर। इंक्रीज इन प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। जब आपका ब्लड प्रेशर 130/90 से ज्यादा हो जाए तो आप हाइपरटेंशन के कंडीशन में आ जाते हैं, हाइपरटेंशन कहलाते हैं। यहां 120/80 का वर्णन नहीं है, 130/90 का वर्णन है हाइपरटेंशन के कंडीशन में। क्यों वर्णन है कि बहुत सारे कंडीशंस होते हैं ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। हमारा जो शॉर्ट टर्म कंट्रोल सिस्टम है जो ब्रेन से रेगुलेट होता है, वो लगातार कोशिश करता है कि हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखें। इसलिए मेडिसिन का जरूरत उस समय नहीं होता है। इसलिए डिफिनेशन में कहा गया है कि 130/90 mm ऑफ एचजी से जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तब जाके हाइपरटेंशन के कंडीशन में आदमी आता है।
यहां तक बॉडी खुद रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए, या इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए, या किसी भी पर्सन को नॉर्मोटेंसिव रखने के लिए। अब हम बीपी को कुछ क्राइटेरिया है कि कब हम स्टेज 1 कहेंगे, कब हम स्टेज 2 कहेंगे, कब आपका हाइपरटेंसिव क्राइसिस है। इसमें 2 गाइडलाइन है, एक यूरोपियन गाइडलाइन है, एक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन यूएस का गाइडलाइन है। इंडिया में इसी को फॉलो होता है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का गाइडलाइन। और तो उसके पहले हम आप यूरोपियन गाइडलाइन बता देते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर mm/Hg में और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर mm/Hg में कितना रहता है। ऑप्टिमम ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल, एक साधारणतः जो पाया जाता है उसी को ऑप्टिमल बोलते हैं। 120 मिलीमीटर ऑफ Hg से कम सिस्टोलिक और 80 मिलीमीटर ऑफ Hg से कम डायस्टोलिक हो तो ये ऑप्टिमल है। नॉर्मल 120 से 29 सिस्टोलिक और 80 से 84 डायस्टोलिक हो। हाई नॉर्मल 130 से 39 सिस्टोलिक और 85 से 89 जो है डायस्टोलिक हो। ग्रेड 1 के हाइपरटेंशन में 140 से 59 और 90 से 99 हो डायस्टोलिक, ये ग्रेड 1 कहलाता है। ग्रेड 2 हाइपरटेंशन में 160 से 79 और 100 से 109 होता है। और ग्रेड 3 के हाइपरटेंशन में मोर देन 180 और मोर देन 110 जो है वो ग्रेड 3 कहलाता है। ये यूरोपियन गाइडलाइन है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का गाइडलाइन है कि नॉर्मल टेंशन या नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है लेस देन 120 और लेस देन 80। 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 80 जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर mm/Hg में। प्री हाइपरटेंशन के कंडीशन में 120 से 39 और डायस्टोलिक जो है 80 से 89 होता है। स्टेज 1 के कंडीशन में 140 से 59 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 90 से 99 जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। स्टेज 2 के कंडीशन में मोर देन या इक्वल टू 160 mm/Hg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन इक्वल टू 100 mm/Hg। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस मोर देन इक्वल टू 180 mm/Hg सिस्टोलिक और मोर देन 110 जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहलाता है। ये सीरियस चीज है। यहाँ पे ऑर्गन डैमेज होने के चांस रहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं, आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, आपका पेप्लेडेमा हो सकता है। तो ये सब चीजें आपको इमरजेंसी चीज है। तो यहाँ पे ये बताया गया है। आगे हम बताएंगे कि आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में, उसको हम आगे बता रहे हैं। और ये चीज जो है इसको वीडियो को पॉज करके आप बार बार देखिए और इसको समझिए कि क्या क्या गाइडलाइन जो है किस किस स्टेज में दिया गया है। तो सबसे पहले हम अभी आपको बता रहे हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन के विषय में। यहां हम बताएंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन। इसको हम लोग इसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, इसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, इसेंशियल हाइपरटेंशन। इसका कोई डिफिनिट कॉज नहीं होता है, नो डिफिनिट कॉज, नो डिफिनिट कॉज, कोई डिफिनिट कॉज नहीं होता है। ये एज रिलेटेड होता है, ये एज रिलेटेड होता है। और 25 ईयर्स से लेके आपको 55 ईयर्स तक, 25 ईयर्स से लेके 55 ईयर्स तक कभी भी ये आपके बॉडी में प्रेजेंट हो सकता है और इसका कोई डिफिनिट कॉज नहीं होता है। 95% ऑफ पीपुल्स में जो हाइपरटेंशन वाले पर्सन्स पाए जाते हैं, इंक्रीज ब्लड प्रेशर वाले पर्सन्स पाए जाते हैं, उसमें 95% केस ये इसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन का होता है। इसका कोई डिफिनिट कॉज नहीं होता है। जो इसका रिस्क फैक्टर होता है वो होता है आपका एज हो गया, बढ़ते हुए एज के साथ ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद से ओबेसिटी हो गया, स्मोकिंग हो गया, उसके बाद से आपको एल्कोहल इनटेक हो गया, एल्कोहल इनटेक हो गया, उसके बाद स्ट्रेस हो गया। जब भी आप तनाव में रहते हैं तो ब्रेन द्वारा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का सिक्रेशन ज्यादा होने के चलते वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो स्ट्रेस हो गया। उसके बाद से जेनेटिक भी कॉज है, जेनेटिक कॉज है,
जेनेटिक कॉज में आपको बता दें कि अगर माँ बाप जो में से दोनों या कोई एक अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो बच्चों में होने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये प्राइमरी हाइपरटेंशन है, इसका डेफिनेट कॉज नहीं होता है, ये ग्रेजुअल राइज करता है, धीरे 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 ब्लड प्रेशर बढ़ता है प्राइमरी हाइपरटेंशन में। अब हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बात करेंगे। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का एक डेफिनेट कॉज होता है और इसमें ब्लड प्रेशर सडन राइज करता है। कुछ दिनों तक कोई पर्सन को ये मालूम नहीं होता कि मुझे ब्लड प्रेशर है, लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होने लगा और डॉक्टर के पास गया और उसका ब्लड प्रेशर देखा गया रेगुलर विजिट में बढ़ा हुआ है तो उसका कारण देखा गया तो बहुत सारे कारण मिले। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन का डेफिनिट कॉज होता है और ये सडन राइज करता है। क्या होता है? सडन राइज होता है, ग्रेजुअल राइज नहीं होता है, सडन राइज होता है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन के डेफिनेट कॉज में जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है रीनल डिजीज यानी किडनी की बीमारी, और रीनल आर्टरी स्टेनोसिस यानी जो किडनी को सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है, स्टेनोसिस मतलब पतला हो जाना, वो सिकुड़ जाती है, पतला होना सिकुड़ जाती है, जिसके चलते किडनी को ब्लड बढ़िया से नहीं मिल पाता है। ये दोनों कारण जो होते हैं वो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन एक्सिस को डिस्टर्ब कर देती है, जिसके चलते बीपी शूट करने लगता है, राइज करने लगता है। ये इसी फंक्शन पे काम करती है। रीनल डिजीज में आपको रीनल पेरेन्काइमल डिजीज, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इंटरस्टिशियल डिजीज, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, पीसीकेडी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इंटरस्टिशियल डिजीज, ये सब है रीनल डिजीज में। अब और आगे की बात हम करें तो आपको कुछ ड्रग्स हैं जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन को कॉज करते हैं। उसमें आपको एनसेड है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। एनसेड जो दर्द की गोली होती हैं वो भी आपको आर्टेरियल कंस्ट्रिक्टर होती हैं, जिसके चलते आपको बीपी को बढ़ा देती हैं। उसके बाद से एस्ट्रोजन हुआ, कुछ हार्मोन है, ये भी बीपी को बढ़ाते हैं। उसके बाद से हुआ आपको स्टेरॉइड्स हैं, ये भी आपको बीपी को बढ़ा देते हैं, सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कॉज हैं। उसके बाद से हम अगर बात करें तो फियोक्रोमोसाइटोमा एक बीमारी होती है, फियोक्रोमोसाइटोमा एक बीमारी होती है जिसमें आपको कैटेकोलामिन्स का सिक्रेशन ज्यादा होने लगता है, जिससे आपको बीपी शूट कर जाता है वैसोकंस्ट्रिक्शन के चलते। उसके बाद से अगर हम बात करें तो कॉसिंग सिंड्रोम होता है, स्टेरॉइड का ज्यादा प्रोडक्शन या ज्यादा लेने की वजह से कॉसिंग सिंड्रोम, इसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। कॉसिंग सिंड्रोम इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कॉज है। फिर उसके बाद से आता है प्रेगनेंसी में भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कभी कभी ये ब्लड प्रेशर लाइफ लॉन्ग बना रहता है। कभी कभी डिलीवरी के बाद बीपी जो हाइपरटेंसिव की कंडीशन होती है उसके बाद से वो पेशेंट, वो लेडी जो है वो नॉर्मोटेंसिव हो जाती है, लेकिन कभी कभी ये लाइफ लॉन्ग बना रहता है। तो प्रेगनेंसी भी एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कॉज है। उसके बाद से अगर आपको कॉज है तो थायराइड एंड पैराथायराइड, थायराइड की बीमारी एंड पैराथायराइड्स की बीमारी है, तो आपको इसके चलते भी बीपी शूट कर जाता है, पैराथायराइड, तो इसके चलते भी बीपी शूट कर जाता है। ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन के मुख्य कॉज हैं जिनका हम आगे के वीडियो में हम वर्णन करेंगे। और आपको ये सब जानकारी के बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको जानना जरूरी है। जैसे कोई भी पर्सन है जब वो डॉक्टर चेंबर में जाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, घर पे रहते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, घर पे रहते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डॉक्टर के चेंबर में जाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो इन्हीं सब बातों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग व्हाइट कोट हाइपरटेंशन या मास्क हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर बताऊंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अगले वीडियो में मैं आपको मास्क हाइपरटेंशन एंड व्हाइट कोट हाइपरटेंशन के विषय में बताऊंगा। तब धन्यवाद।